अल फाशर एक ऐसी जगह जहाँ पे पिछले 1.5 साल से 3 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं। अ कन्फर्म्ड फैमाइन, जानवरों का चारा खाना पड़ रहा है और यहाँ तक कि घास भी खाने की नौबत आ गई है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। और अगर ये भी काफी नहीं था तो सोवियत मशीन गन आरपीजी से पॉइंट ब्लैंक लोगों को शूट करा जा रहा है, जिसका इस्तेमाल एक टाइम पे हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स को मार गिराने के लिए होता था। और इतना ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल से 500 मरीजों को घसीट के एग्जीक्यूट करा गया है, बंदूकों से नहीं बल्कि मशाटे और लंबे चाकुओं से। दिस इज नॉट पैलेस्टाइन और यूक्रेन। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू सूडान। पिछले 7-8 सालों से जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने हमेशा एक सेलेक्टिव जर्नलिज्म करी है। या तो पैलेस्टाइन इशू रहता है या फिर यूक्रेन वॉर, और जितने भी हैवी वर्ड्स होते हैं जैसे कि जेनोसाइड्स, मास ग्रेव्स और ह्यूमन राइट अब्यूजेस, उसका खुल के इस्तेमाल करा गया है बिना किसी कंफर्मेशन के। बट एक जगह जहाँ पे वाकई में ये चीज हो भी रहा है और इवन यूनाइटेड नेशन ने कंफर्म भी करा है, हमारा उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे पूरी दुनिया ने सूडान से आंख फेर ली है और दुनिया की 1% भी कवरेज नहीं मिल रही जो सूडान में इस टाइम पे हो रहा है। और आज हम ये भी जानेंगे कि हमारी जो बेसिक अजम्पशन है डेमोक्रेसी को लेके, वो कैसे ये सिविल वॉर चैलेंज करती है, इतनी एट्रोसिटीज वो भी डेमोक्रेसी और फ्रीडम के नाम पे। तो चलिए बिना देरी करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं सूडान की जो सिचुएशन है अगर मैं उसको इजीली समझाऊं इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो ऐसा लगा लो कि हमारी भारत में जो हमारी आर्मी है और जो हमारी पैरामिलिट्री है सीआरपीएफ, वो आपस में लड़ रही है। बट सिचुएशन इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑन वन हैंड जो सूडान की आर्मी है उसको लीड कर रहे हैं वहाँ के जनरल अल बुरहान, जिनको इनसाइडर भी कहते हैं। उन्होंने अपना करियर जो था वो स्टार्ट किया था एक सैनिक से, एंड देन वो रैंक चढ़ते चढ़ते बाद में जनरल बन गए। वो रिप्रेजेंट करते हैं जो ट्रेडिशनल स्टेट सैंक्शनड आर्मी होती है, यहाँ पे डिसिप्लिन नाम की चीज होती है, और वो कमांड करते हैं सूडान की ऑफिशियल आर्मी को, द सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस और एसएएफ। एंड ऑन द अदर हैंड जो सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स है उसको लीड करा जा रहा है जनरल हमदीद के द्वारा, जिनको आउटसाइडर भी बोलते हैं। वो कोई सोल्जर नहीं थे बल्कि उन्होंने अपना व्यापार स्टार्ट किया था ऊंटों को बेचने से। बट धीरे धीरे उन्होंने पावर इकट्ठी करनी शुरू करी और जो गोल्ड के माइंस है सूडान की उन पर कब्जा कर लिया। और पूरे सूडान में जो लड़ाई है वो उन दोनों के बीच में हो रही है। बट ऐसा स्टार्टिंग में था नहीं। आज से कुछ साल पहले 2019 में जब आर्टिकल 370 को इंडिया में हटाया जा रहा था, तो उस टाइम पे सूडान में बहुत बड़ा भूचाल आ गया था। यहाँ पे एक बगावत हो गई थी उनके डिक्टेटर के खिलाफ, उमर अल बशीर, जो कि पिछले 30 साल से डिक्टेटर थे सूडान के। प्रोटेस्ट होते हैं डेमोक्रेसी को लेके और लोग डिमांड करते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल इस डिक्टेटरशिप को खत्म करो और एक डेमोक्रेसी लेकर आओ और इलेक्शन करवाओ फ्रेश। बट इस केस में जो डिक्टेटर है वो अपने 2 डेप्यूटीज बुरहान और हमदीद को ऑर्डर करता है इस पूरे रेवोल्यूशन को दबाने का। बट इंस्टेड प्लॉट ट्विस्ट हो जाता है, दोनों एक साथ हाथ मिला लेते हैं अपने डिक्टेटर के खिलाफ और उसको साइड कर देते हैं। ना सिर्फ उसको साइड करते हैं बल्कि जो रेवोल्यूशन होता है उसको भी हाईजैक कर देते हैं और जितनी भी पावर होती है सूडान की वो अपने हाथ में इकट्ठी कर लेते हैं और एक मिलिट्री हुंता या फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो जाती है सूडान के अंडर, जिसको बड़ा एक अच्छा नाम दिया जाता है ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल। ट्रांजिशन तो कुछ होने वाला था नहीं, बट इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो खुद बुरहान बन जाता है और जिसका डेप्यूटी या एज अ प्राइम मिनिस्टर वो हमदीद बन जाता है। बट सुन जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो उन दोनों को बढ़ने लग जाता है। वो एग्री कर लेते हैं एक सिविलियन गवर्नमेंट फॉर्म करने का और साथ में पावर शेयर करने का। बट 2021 में जो इनकी अनहोली अलायंस थी वो दोबारा बन जाती है। दे मेक श्योर कि जो पूरी पावर है वो उनके पास रहे। इसी के तहत जो गवर्नमेंट होती है सिविलियन, उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, अपने प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर दिया जाता है और जितनी भी पावर होती है वो दोनों अपने हाथ में रख लेते हैं। बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ पावर, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। एंड यही केस हुआ इन दोनों के साथ भी। इन दोनों की जो अलायंस थी वो थी अलायंस ऑफ कन्वीनियंस, बिकॉज एक कॉमन एनिमी था, पहले तो एक डिक्टेटर एंड दूसरे टाइम पे सिविलियन गवर्नमेंट। बट इन दोनों को अब चैलेंज करने वाला कोई था नहीं। इट वॉज जस्ट मैटर ऑफ व्हेन नॉट इफ, कि जब इन दोनों के बीच में कब लड़ाई होगी, और वो टाइम आता है कुछ साल बाद 2023 में। जो सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस के जो जनरल थे जनरल अल बुरहान, तो वो एक प्रपोजल प्लान करते हैं कि हमारा देश एक है और हमारा देश की जो एक है उसकी एक ही आर्मी होनी चाहिए, ना कि 2, जैसे इस केस में आरएसएफ के साथ हो रहा था। एंड वो एक प्लान को प्रपोज करते हैं कि जितने भी आरएसएफ फाइटर है जो हमदीद के अंडर है 1 लाख के करीब, तो क्यों ना वो सूडानीज मिलिट्री आर्मी के अंडर आ जाए। इससे जो यूनिटी है देश के अंदर आ जाएगी एंड देन वो काम कर सकते हैं कॉमन गोल के ऊपर। सुनने में चीजें तो काफी अच्छी लग रही थी, बट पावर डज नॉट वर्क दैट वे, क्योंकि जो हमदीद था
उसके लिए ये एक डेथ सेंटेंस था, जिसका मतलब ये नहीं था कि जो कमांड कंट्रोल उसके हाथ से जा रहा है या जो फिर जो लॉयल्टी है वो भी चली जाएगी उसके आदमियों की, बल्कि उसके जितने भी गोल्ड के रिजर्व थे जो कि उसने अपने हक से लिए थे उसको भी सरेंडर करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ हिज कमांड। इन शॉर्ट उसके लिए ये सुसाइडल था एंड एज एक्सपेक्टेड वो इस पूरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और अपनी जो 1 लाख की फोर्स होती है उसको मोबिलाइज कर देता है पूरे सूडान में, स्पेशली जितने भी की मिलिट्री एरियाज होते हैं सूडानीज आर्म फोर्सेस के। एंड फर्स्ट टाइम दुनिया देखती है कि कैसे एक देश की 2 आर्मी है और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं तो हमारा काफी ज्यादा जानना जरूरी है इस हमदीद के बारे में, स्पेशली इसकी रैपिड सपोर्ट फोर्स को, जो कि मेन रीजन है ये वीडियो बनाने का। सो आज से कुछ साल पहले सन 2000 में एक जगह होती है दारफुर, वहाँ पे एक छोटा सा क्लैश होता है इस बात को लेके कि जितने भी यहाँ पे नॉन अरब्स थे, इस केस में जो अफ्रीकन ट्राइब्स थी, वो इल्जाम लगाती है अरब्स के ऊपर कि उन्होंने एक तो गवर्नमेंट को भी हथियार रखा है एंड उनको कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, ना जॉब्स में ना ट्रेड में। तो वो डिमांड करते हैं सर्टेन राइट्स की, बट ये कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, इट इज प्रॉपर डिक्टेटरशिप। एंड उनको सबक सिखाने के लिए जो उस टाइम पे डिक्टेटर थे उमर अल बशीर, वो एक आदमी को अपॉइंट करते हैं जो कि उस टाइम पे एक कैमल का ट्रेडर होता था बहुत बड़ा, हमदीद, वही जनरल हमदीद। एंड वो कई सारे अरब लड़ाकों को इकट्ठा करते हैं और इसके बाद जो होता है वो स्ट्रेट आउट ऑफ किसी हॉरर मूवी का सीन हो। जितने भी नॉन अरब्स होते हैं उनको चुन चुन के उनकी एथनिक क्लेंजिंग करी जाती है, गाँव को आग लगा दिया जाता है, यहाँ तक कि खड़ी फसलों को भी, और जितने भी पानी के कुएं होते हैं उनमें जहर मिला दिया जाता है। और जब ये जेनोसाइड कंक्लूड होता है तो 3 लाख लोगों की मौत हो जाती है और कई करोड़ लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है सूडान के अंदर ही, जिनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी बनाई जाती है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल्स। और जो ये पूरी एट्रोसिटी करने वाले लोग थे इनको बोला जाता है उस टाइम पे जंजीवीड, जिनको हमदीद लीड करा था। बट ट्रेजेडी होती है 2013 में, जो यही जंजीवीड थी इनकी एक रीब्रांडिंग करी जाती है नई यूनिफॉर्म नई इंसिग्निया के साथ और इसको रीनेम कर दिया जाता है RSF, रैपिड सपोर्ट फोर्स, वही वाली जिसके मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था। जितने भी 1 लाख लड़ाके थे वो हमदीद को अपना लीडर चुनते हैं लीड करने के लिए। एक देश 2 आर्मी और 2 जनरल्स, डेमोक्रेसी छोड़ो बल्कि कोई डिक्टेटरशिप भी इसको सर्वाइव नहीं कर पाएगी। एंड 2023 में जब जनरल हमदीद ऑर्डर मानने से इनकार कर देता है तो वो अपने लड़ाकों को पूरे देश में भेज देता है, स्पेशली एक जगह अल फाशर, जो कि एक पुरानी कैपिटल होती थी दारफुर की। इसके न सिर्फ एक सिंबॉलिकल सिग्निफिकेंस थी बल्कि जो ओरिजिनल जेनोसाइड हुआ था दारफुर में, वहां से जितने भी लाखों लोग या करोड़ों लोग डिस्प्लेस हुए थे वो अल फाशर में आके बस गए थे, अ सॉर्ट ऑफ अ सेफ हेवन। बट जो RSF होती है या इस केस में जंजीवीड, वो इसकी घेराबंदी कर लेते हैं, पानी बिजली मेडिसिन फूड सबकी सप्लाई काट दी जाती है अप्रैल 2023 में। और हालत इतने ज्यादा अंदर खराब हो जाते हैं कि लोगों को जानवरों का चारा खाना पड़ रहा होता है या घास भी खानी पड़ रही होती है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। जो हॉस्पिटल और जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज थी वो ओवरवेल्म्ड हो जाती है यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। ये सीज कुछ महीने नहीं बल्कि 1.5 साल तक चलता है एंड फाइनली 25 अक्टूबर 2025 में जो RSF होती है वो फाइनली शहर के अंदर दाखिल हो जाती है और सबसे पहले जो उनकी स्टूडेंटिस्ट आर्म फोर्सेज है सबसे पहले उसको एलिमिनेट करती है। एंड इसके बाद जो होता है वो कोई वॉर नहीं बल्कि एक बुचरी होती है ऑन अ ग्रैंड स्केल। जितने भी नॉन अरब्स लोग थे या फिर जो अफ्रीकन ट्राइब्स थी उनको अलग करके गोली मारी जाती है, कईयों को आग लगा दी जाती है जिंदा और कईयों को तो बल्कि ये बोला जाता है कि अपनी कब्र को खुद ही खोदो, और उसके बाद उसी में लिटा के पॉइंट ब्लैंक AK-47 से उनके सर पे गोली मारी जाती है। और जो लास्ट रिमेनिंग हॉस्पिटल था अल फाशर का, वहां से ऑलमोस्ट 500 लोगों को घसीटा जाता है एंड बिकॉज ऑफ देयर एथनिसिटी उनको एग्जीक्यूट करा जाता है बंदूकों से नहीं बल्कि चाकुओं से। और जब तक दिन ढलता है तो ऑलमोस्ट 10,000 लोगों को एग्जीक्यूट करा जाता है RSF के द्वारा। बट जो बहुत ही ज्यादा पेनफुल था कि इतनी एट्रोसिटीज को ना सिर्फ रिकॉर्ड करा गया था बल्कि सोशल मीडिया पे शेयर भी करा गया था लार्ज स्केल में। और फर्स्ट टाइम पूरी दुनिया की नजर जाती है सूडान के ऊपर कि असल में यहाँ पे चल क्या रहा है। और जो सीन्स निकल कर आते हैं वो बहुत ही ज्यादा हॉरर वाले थे, इवन मैं भी यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकता विदाउट ब्लरिंग एंड मे भी तभी मेरी वीडियो को स्ट्राइक कर दिया जाए। और जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करा गया है ब्रूटैलिटी को ब्रॉडकास्ट करने का, इसने 2 गोल अचीव करे। पहला, जो रिमेनिंग पीपल थे उनको ये वार्निंग थी कि एज सुन एज पॉसिबल ये देश छोड़ दो। एंड सेकंड, एक बहुत ही बड़ा सोफिस्टिकेटेड PR स्कीम। बिलीव इट और नॉट, जो जनरल हमदीद था बल्कि उसको तो हेल करा जा रहा था एज अ फ्रीडम फाइटर, एज अ प्रो डेमोक्रेसी, जो कि डाउन ट्रोडन्स के लिए लड़ रहा है, उनके हक के लिए। और ऑन द अदर हैंड जो उसके लड़ाके हैं वो मास किलिंग्स कर रहे हैं, वो भी ऑन कैमरा। बट जो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है इस पूरी सिविल वॉर से कि सूडान का ना ही कोई अपना इंडस्ट्रियल बेस है, ना ही उनके पास सपोर्ट है खुद के वेपन्स बनाने की। तो ये दोनों आर्मीज को सप्लाईज कहाँ से मिल रही है, स्पेशली जो ये PR सपोर्ट मिल रहा है हमदीद को। तो वेल, यहीं से कड़वा सच निकल कर आता है सूडान की सिविल वॉर के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेजिक भी है। सूडान की सिविल वॉर नहीं है बल्कि एक प्रॉक्सी वॉर है। एक तरफ जो सूडानीज आर्म फोर्सेज है उसको बैकिंग मिल रही है इजिप्ट की, एंड ऑन द अदर हैंड जो RSF है उसको बैकिंग मिल रही है UAE की। एंड जैसा कि आप सोच सकते हो कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वो काफी ज्यादा पैसे वाला है एंड एज यूजुअल
जो उनका क्लाइंट है इसमें RSF, उसको भरपूर मात्रा में ना सिर्फ हथियार भी दिया जा रहा है बल्कि पैसा भी दिया जा रहा है एंड एक्टिवली PR कवरेज भी मिल रही है। एंड दोनों जो क्लाइंट कंट्रीज है इनके अपने अपने इंटरेस्ट है सूडान के अंडर। ऑन वन हैंड जो इजिप्ट है उसका जो सबसे बड़ी सरदर्दी है स्टेबिलिटी इन सूडान, क्योंकि वो बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। जैसे वहाँ पे सिविल वॉर चल रही है तो जितने भी लाखों डिस्प्लेस माइग्रेंट्स है वो उनकी कंट्रीज में भी आ रहे हैं, जिससे डायरेक्ट खतरा है उनके जो सुएज कनाल है उनसे ट्रेडिंग पे। अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो हो जाता है तो जो पायरेसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एंड इनडायरेक्टली उससे जो वर्ल्ड ट्रेड है वो भी सफर करेगा। ऑन द अदर हैंड जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वो एक्टिवली बैकिंग दे रहा है दो मेन रीजन से। पहले जो सूडान के रिसोर्स रिच एरियाज है स्पेशली जो गोल्ड एरियाज है वो हमीदीद के अंडर है एंड वो एक्टिवली हमीदीद को ना सिर्फ स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स भी देता है एंड जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स है वो भी दिया जा रहा है। और दोनों कंट्रीज का इसी बात पे जोर है कि कौन एंड में प्रिवेल करेगा। जो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी जो पिछले 7-8 साल से चल रहा है ये कोई वन ऑफ द इवेंट नहीं है, तो पूरी दुनिया की नजर इस पे क्यों नहीं गई है? सारे यूक्रेन और पैलेस्टाइन पे इतना ज्यादा फोकस क्यों है? बट वेल सुनने में चीज थोड़ी कड़वी लगेगी, बट जो सूडान है इट इज नॉट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकली इनफ। वो ना कोई प्रोड्यूस करता, ना उधर कोई इंडस्ट्रियल बेस है, ना वो वर्ल्ड स्टेज पे किसी चीज का काम आता। सो जितनी भी उसकी सफरिंग है उसको कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया गया है। ऑन द अदर हैंड जो पैलेस्टाइन है, बाय द वे जो UAE है वो एक्टिवली ना सिर्फ वहाँ पे सप्लाईज भी भेजता है, रिलीफ मेडिसिन, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड PR कैंपेन भी चलाते हैं अपनी गुडविल को इकट्ठा करने के लिए। एंड ऑन द अदर हैंड वो जो हमीदीद जैसे फाइटर्स है उनके अट्रॉसिटीज को फंडिंग भी दे रहा है। सो एक्टिवली ये भी देखा जा रहा है कि जो लंदन के सड़कों पे या फिर न्यूयॉर्क के सड़कों पे पैलेस्टाइन को लेकर प्रोटेस्ट होते हैं ओपनली बिल्कुल एंथुजियाज्म के साथ, ऐसे सूडान की सफरिंग में नहीं हो रहा जहाँ पे जेन्युइनली भूखमरी भी हो रही है और लोगों को एग्जीक्यूट करा जा रहा है एथनिकली भी। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जो PR मशीनरी है स्पेशली मिडिल ईस्ट की वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये वीडियो मैं नहीं बना पाता अगर जब मुझे जो डायरेक्टली जो फुटेज है वो सूडान से मिली होते। एंड टॉकिंग अबाउट द सूडान, करंटली सूडान 2 भागों में बढ़ गया है। एक अरब्स जिसको जनरल हमीदीद कंट्रोल कर रहा है, दूसरी तरफ नॉन अरब्स अफ्रीकन ट्राइब्स जिसको जनरल अल बशर कंट्रोल कर रहा है अपनी सूडानीज आर्म फोर्सेस से। एंड द ट्रेजेडी इज दिस कि इस पूरी वॉर को हाईजैक कर लिया है उनकी प्रॉक्सीज के द्वारा। किसी को इस बात से मतलब नहीं है कि वहाँ पे इलेक्शन होंगे, वहाँ पे जो लोग हैं उनकी सफरिंग को खत्म करा जा सके, बल्कि जब भी टॉक्स होती है एक्टिवली यूरोप में या अमेरिका में तो जितने भी जो प्रो डेमोक्रेसी फैक्शंस हैं उनको एक्टिवली आउट रखा जाता है टॉक्स में भी। और पूरी बातचीत का ये मकसद होता है कि कैसे जो पावर शेयरिंग है इन दोनों जनरल्स बीच में करी जा सके। एंड एज ऑफ नाउ जो सूडान की टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 50% ऑलमोस्ट 3 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, ये भी यूनाइटेड नेशन ने कंफर्म कर दिया है। और जो ये फेमाइन था इसको आर्टिफिशियली क्रिएट करा गया था RSF के द्वारा जब उन्होंने अल फाशर की घेराबंदी की थी। बट जो ये पूरी सूडान की सिविल वॉर है इसमें हम एज एन इंडियंस क्या सीख सकते हैं जो कि हमें ये सिविल वॉर सिखा के जाती है? तो वेल पूरी रिसर्च की कंक्लूजन के बाद मुझे ये बात समझ आई कि जो ह्यूमन राइट्स है वो हमेशा सिलेक्टिव होता है। सिलेक्टिवली आउटरीच करा जाता है कि किस एरिया में जहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज्यादा होता है वहीं पे ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस को नोटिस करा जाता है। एंड इस केस में जो सूडान था उसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी। दे वर नॉट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकली इनफ और पूरी वर्ल्ड स्टेज पे 1% अटेंशन भी नहीं मिली कि वहाँ पे चल क्या रहा है। दूसरा जो पता लगता है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो एक वेस्टर्न मीडिया है। इनडायरेक्टली जितने भी ओपिनियंस हैं वो इसी के अराउंड सेंटर करे जाते हैं कि वो कैसे जो वेस्ट है उनके इंटरेस्ट को सॉल्व करेगा। और जो ये बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इवन यूनाइटेड नेशंस, दे आर पावरलेस। वो बस कमेटी बना सकती है या फिर कंडेम कर सकती है या फिर रिपोर्ट बना सकती है। इनके पास रियल में कोई पावर नहीं है। एंड जो सबसे कड़वा लेसन है कि इस दुनिया में हमेशा इट्स द सेल्फ इंटरेस्ट दैट रूल्स द वर्ल्ड, नॉट गुड इंटेंशन और फ्रेंडली फीलिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। UAE एक तरफ तो पैलेस्टाइन को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, उसको एक्टिवली PR कवरेज भी दी जा रही है और ह्यूमैनिटेरियन एड भी मिल रहा है। बट ऑन द अदर हैंड जो सूडान की एट्रोसिटीज है उसको ना सिर्फ दबा भी रहा है बल्कि उसको सपोर्ट भी कर रहा है फाइनेंशियली भी एंड वेपन्स के साथ भी। एंड जो फाइनल लेसन निकल कर आता है सूडान की सिविल वॉर से वो ये है कि जो अपना खुद का देश है उसको कभी एक बैटल ग्राउंड ना बने दो प्रॉक्सीज का। एंड आई एम वेरी अमेज्ड कि इवन आजादी के बाद भी जब एक तरफ USSR और एक दूसरी तरफ अमेरिका था तो हमारे पॉलिटिशियंस में इस बात की अवेयरनेस थी कि एक्टिवली इंडिया को एक बैटल ग्राउंड ना बना दिया जाए, जैसे कि उन्होंने एक टाइम पे कोरिया के साथ भी करा था या बाद में वियतनाम के साथ भी करा था। बट ये दिक्कत इंडिया के साथ भी नहीं आई, इवन दो मैनी प्रॉब्लम्स है हमारी डेमोक्रेसी में जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह। बट दिस फेट इज फार वर्स देन डेथ जो अभी सूडान के साथ हो रहा है। एंड इवन हमारी स्टेट की एक पॉपुलेशन सूडान की पूरी पॉपुलेशन से भी कई गुना होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाइएगा, इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगी दुनिया में जितने भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं उसको अच्छे से कवर करने के लिए। अ रियल जियोपॉलिटिक्स, नॉट सम लेजर आई और गुड फीलिंग जियोपॉलिटिक्स, एक्चुअली हार्ड हिटिंग ट्रूथ जो कि सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि दुनिया असल में चलती कैसे है। तब तक लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद एंड गुड बाय।